वंस अगेन आज का न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इस चैप्टर में हम लोगों को जो स्टडी करना है, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा निकिता? कौन सा वाला पेपर? संडे वाला पेपर डिस्कशन लेना है क्या? कौन से टॉपिक पे हुआ था? ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला? अच्छा, तो एक काम कीजिए, आपके उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स के नंबर लिख भेजिए मुझे, सभी लोग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या है वो डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। अभी प्लान ग्रोथ डेवलपमेंट आज हमें एनी हाउ कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। चलेगा? या फिर पर्टिकुलर एक या दो डाउट होंगे तो अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, या फिर आज आप नंबर लिख भेजिए, बहुत लेंदी थे। करेक्ट इनकरेक्ट भी है क्या उसमें? अच्छा, ऑल करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऐसे थे बेटा। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन से है ना आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, समझे? बहुत कम स्कोर आया इस बार, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर की वजह से ही आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ है, समझे? और ये एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक, यदि मैं आपको एकदम इजी लेवल दे दूंगा तो आपका लेवल कैसे बढ़ेगा? लेवल ऐसे ही रखना पड़ेगा जिससे आपका लेवल बढ़े, समझ रहे हो? ऑथेंटिक क्वेश्चन है बेटा, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डिस्कशन लगता हो क्वेश्चन का नंबर लिख भेजिए, कल डायरेक्टली हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं, एक दिन में ट्राई करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होने वाला है वो प्लांट फिजियोलॉजी पे रहेगा, कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी आएगा उसमें, समझ गए? तो कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस हो गया आपका, रेस्पिरेशन भी हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं इसके अलावा, यदि हम देखें तो ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट करा दिया मैंने, पीजीआर अभी हम देख रहे हैं, और फिर जल्दी ही हमारा मिनरल न्यूट्रिशन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बेटा, क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी। ठीक है, मैं जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा ना, रियल में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी में रखूंगा आपको, यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी टफ लगा तो प्लांट फिजियोलॉजी का लेवल में थोड़ा सा हाई रखूंगा बेटा, थोड़ा हाई रहेगा। रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, बट एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर बेस्ड रहेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन पर बेस्ड नहीं रहेगा। अभी देखना, आप लोगों ने इस बार के जो क्वेश्चंस देखे होंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी का उठाया हूं मैंने, समझे? वैसे क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन इसके बाद जो रहेगा वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं रहेंगे, समझे? तो आप अभी से अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा प्रिपेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो, तो फाइनली हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है बेटा हमारा, इस चैप्टर में हम लोगों को जो स्टडी करना है, ठीक है, जिसमें पहली चीज तो हम लोग इस चैप्टर में प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन ये हम देखेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीजें पढ़ना है, प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम देखेंगे, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनके क्या फंक्शंस ये देखेंगे। समझ गए बेटा? यदि प्लांट ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस अच्छे से समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट को प्लांट ग्रोथ हार्मोन में कंसेप्ट याद नहीं रहते, कंसेप्ट नहीं, फंक्शंस, वो तो थ्योरेटिकल बेस्ड है बेटा, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, तब जाके ही आपको वो अच्छी तरह से याद होंगे। समझ में आ गया?
ओके, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग। ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसमें हम लोगों को जो स्टडी करना है, तो हम जानते हैं बेटा कि एक सिंगल प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में क्या चीज, प्लांट में एक एग सेल, फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होगा तो फॉर्म होगा जायगोट। ये मैं प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, कैसे प्लांट में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी कंसेप्ट समझो। ठीक, तो प्लांट में बेटा ये जायगोट जो फॉर्म हुआ, तो जायगोट का अगेन डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, जिससे 2 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज होगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर वही एम्ब्रियो का मॉडिफिकेशन होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म होता है, देन वो फिर कोटिलिडन्स और सीड और फिर कंप्लीट एक सीड का जर्मिनेशन होता है और एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। समझे? तो इसमें प्लांट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्लांट में ग्रोथ जो है वो कैसा होता है, और ग्रोथ के बाद फिर प्लांट का अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रहा है, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ओके, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है बेटा। कैसी? इंट्रिंसिक। ओके, और ये जो ग्रोथ जो होती है इंट्रिंसिक, तो ये बहुत ही एक प्लांट के लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसा है? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के लिए। तो प्लांट में देखो बेटा, एक जायगोट जो कि फर्टिलाइज एग जो है, ठीक है, वो डेवलप होता है एक मैच्योर प्लांट में, तो उसमें ग्रोथ होगी, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट होकर रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, सीड का फॉर्मेशन होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ क्या होती है ये हम समझेंगे। तो प्लांट ग्रोथ क्या है बेटा, एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज किसी भी एक ऑर्गन में, परमानेंट साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। जैसे सीड के जर्मिनेशन से लेके प्लांट की मैच्योरिटी तक के इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ग्रोथ जो है एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन या पार्ट इंडिविजुअल सेल्स का, ये कहलाता है ग्रोथ। अब मैं आपसे कहूँ कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपने पानी में भिगो के रखे, और पानी में भिगोने के बाद भी इसमें एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, तो क्या ये भी ग्रोथ है? नहीं। लिविंग वर्ड आप लोगों ने पढ़े हैं बेटा, और लिविंग वर्ड में ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोगों ने स्टडी किए हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में देखो एक इरिवर्सिबल होती है बेटा ग्रोथ, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, उसे हम ग्रोथ कहेंगे। समझे? ये टर्म बहुत जरूरी है। ठीक, और इसमें एक मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है, मींस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों भी होगा इसमें। तो जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो पा रहा है उसको हम ग्रोथ कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगा वो ग्रोथ कहलाता है। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट, इसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट में बेटा ओपन ग्रोथ होती है, मींस थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होते रहती है। आप एनिमल की बात करो तो एनिमल जो है, एनिमल सेल, हम लोगों का हाइट एक टाइम तक के बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है कि नहीं। प्लांट में ग्रोथ जो है बेटा थ्रू आउट द लाइफ टाइम होते ही रहेगी, ठीक है। तो ऑलवेज किसकी हेल्प से, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, देख रहे हो। तो इसमें जो ग्रोथ हो रहा है ये कैसे हुआ, तो बेटा प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैपेसिटी होती है बेटा अगेन एंड अगेन अपने मल्टीपल कॉपीज को वो बना सकता है, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकती है, इस तरह से कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकती है, ठीक है। और ग्रोथ से एक न्यू सेल्स हमेशा ऐड होते रहेगा, ठीक है। और प्लांट बॉडी का जो एक्टिविटी जो रहता है वो मेरिस्टेम पे रहता है, और इस तरह से इस टाइप की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं।
तो देखो यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम। प्लांट में आपने देखे होंगे बेटा, प्लांट का रूट का जब आपने एनाटॉमी देखे होंगे तो यहाँ पे एक रूट कैप होता है, फिर रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, फिर यहाँ पे इलोंगेशन जोन होता है, फिर मैचुरेशन जोन होता है जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, फेजेस है प्लांट की ग्रोथ की, है ना। मैचुरेशन फेज होता है, इलोंगेशन फेज होता है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। बट प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होता है दो टाइप का होता है बेटा, एक तो प्राइमरी ग्रोथ होता है और साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो स्टेम में जो प्राइमरी ग्रोथ जो है, मीन्स प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की जो लेंथ में होने वाली जो ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ के बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो डायमीटर में जो ग्रोथ होती है प्लांट में, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट में हो रही है वो शूट और रूट अपाइकल मेरिस्टेम की हेल्प से होगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रहा है प्लांट में वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की वजह से जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट में वो क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा। समझ रहे हो बात को। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो किससे, रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टेम से हुआ, जिससे प्लांट का इलोंगेशन में डेवलपमेंट हुआ। और सेकेंडरी ग्रोथ मींस डाइकोट और जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जिसमें लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इन्वॉल्व हो रहा है, और इस तरह से जो है प्लांट में गिर्थ जो है या ऑर्गन का जो है डेवलपमेंट होता है। समझा? ओके। अब यहां पे ग्रोथ को क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ, मेजर कर सकते हैं। अरे यार मैंने ना शायद आपको वॉइस एक्सेस नहीं दिया और आप लोग बिल्कुल एकदम आलसी टाइप के लोग हो। ठीक है, चैट में रिस्पॉन्स करना नहीं चाहते, यस नो में रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता आपका। ठीक है, ठीक। तो आपको जहाँ पे भी क्वेश्चंस रहेगा मैंने म्यूट अनम्यूट का एक्सेस दे दिया हूँ, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, यस सर, नो सर। क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझा यहाँ तक के? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। यस। सिर्फ 2 लोग एक्टिव है बस, बाकी लोग अरे एनर्जी दिखना चाहिए। मेरी एनर्जी दिखती ना आप लोगों को तो ऐसा आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए। आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मुझे लगेगा कि नहीं मेरा यहाँ पे मेहनत सक्सेस हो गई। चलो वेरी गुड। बोलने के बाद फोन को अनम्यूट और म्यूट कर सकते हो। ठीक है, परमानेंट आप अनम्यूट नहीं रखिए, नहीं तो फिर आपका बैकग्राउंड नॉइज से आपको ही प्रॉब्लम आएंगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है बेटा इसे हम मेजर कर सकते हैं। अब ये कैसे मेजर की जा सकती है ये हम समझेंगे। तो प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर बेटा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट की लेंथ, जैसे पॉलन ट्यूब, एक छोटा सा वहां पे पॉलन ग्रेन आया और उसने इस पॉलन ग्रेन से इस तरह से पॉलन ट्यूब फॉर्म किया और डायरेक्टली फाइनली वो इंटर भी किया है, तो ये लेंथ में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्लांट की लीफ है पहले छोटी सी थी, डायमीटर कितना स्क्वायर फीट इंक्रीज हुआ है, पहले इतना रहा होगा तो ये और बढ़ सकता है। वाटरमेलन में सेल्स के नंबर जो है वो छोटे थे, तो कितने नंबर्स ऑफ इंक्रीज हो गए हैं वाटरमेलन के। सही में यार बहुत टेस्टी होगा ये, है ना? कलर से समझ में आ रहा है, बहुत मीठा होगा ये। तो वाटरमेलन जो है, ठीक, किसी का हम वेट हम चेक कर सकते हैं, उसका फ्रेश वेट कितना केजी है, 5 केजी है, 2 केजी है, कितना बायोमास उसमें बढ़ा है, तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। मतलब प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। एक तो सेलुलर लेवल पर उसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं, लेकिन बेटा प्रोटोप्लाज्म के हम मेजर करें तो ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा एक लेवल के बाद। ठीक है, तो ये पैरामीटर जो है तो उसमें हम उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट ले सकते हैं, कितना केजी है, उसका लेंथ लंबाई में इंक्रीज हुआ है, डायमीटर कितना स्क्वायर फीट बड़ा है, या वॉल्यूम या सेल नंबर। जैसे मेज की हम रूट देखें, उसका अपाइकल मेरिस्टेम जो है ये 17,500 न्यू सेल्स को 1 घंटे में बना सकता है बेटा ये। और सेल साइज हम देखें वाटरमेलन तो ये इंक्रीज होके 3,50,000 टाइम्स बेटा एक सेल जो है डिवाइड हो सकती है। और ग्रोथ जो पॉलन ट्यूब का हो रहा है लेंथ में, और सरफेस एरिया जो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है ये डेवलप हो रही है, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बेटा। अब हम फेजेस ऑफ ग्रोथ देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको जैसे
रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ये समझाया था। तो जैसे हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ डिवीजन, ऐसे 3 जोन्स रहते हैं बेटा। तो सेल यहाँ पे कंटिन्यू डिवाइड हो सकती है, यहाँ पे सेल इलोंगेटेड हो रही है और सेल यहाँ पे मैच्योर हो गई है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो मेजर के साथ साथ उसमें जो फेजेस होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज जो कि रूट और शूट एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जहाँ पे रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जिसका रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है और कंटिन्यूसली बेटा इसमें सेलुलोज होता है और मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है। कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ग्रोथ के बाद सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद एक स्पेशल फंक्शंस में वो कन्वर्ट होगा, वैक्यूलाइजेशन होगा, न्यू सेल वॉल उसमें डिपॉजिट होगा जिसे इलोंगेशन कहते हैं। और फाइनली उसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज। सेल्स जो होता है बेटा मोर प्रोबेबल फेज ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन के बाद की जो फेज होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ओके यस तो इस यस तरह से 3 फेजेस जो है प्लांट में देखने को मिलती है। तो अभी यहां पे ग्रोथ रेट क्या होती है ये समझते हैं अब हम। तो ग्रोथ रेट मतलब प्लांट में होने वाली ग्रोथ को हम मेजर करते हैं, टोटल कितना ग्रोथ हुआ पर्टिकुलर एक पर यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ रेट, जो कि 2 टाइप से होती है बेटा। कितना इंक्रीज हुआ ग्रोथ का पर यूनिट टाइम में, जिसमें एक अरिथमेटिक ग्रोथ होगा और दूसरा जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा। ठीक है, आपने ऐसे ग्राफ है ना हमारे एनसीईआरटी में, ये इस तरह से कुछ तो भी दिया है तो इसको देख के डर लगता है। एक्चुअली ये क्या, देखो ये एक सेल थी, एक सेल से 2 सेल फॉर्म हुआ, फिर इसमें एक सेल जो है बेटा ये मैच्योर हो जाएगी, फिर दूसरा सेल मेरिस्टेमेटिक तरह काम करेगी, फिर इससे अगेन 2 सेल बनेंगी, फिर एक सेल फिर से मैच्योर हो गया, फिर दूसरा बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल रहेगी जो कंटिन्यू टू डिवाइड। तो 1 सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड 1 सेल कंटिन्यू टू मैच्योर। तो जब वहां पे जो ग्रोथ हो रही तो ये इस तरह से ग्रोथ होंगी। तो इस टाइप के ग्रोथ को अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। और जियोमेट्रिक ग्रोथ में बेटा एक सेल है, डिवाइड होकर 2 सेल बनाई, दोनों भी सेल मेरिस्टेमेटिक होंगे, कंटिन्यू टू डिवाइड, अगेन फिर वो सेल जो है कंटिन्यू टू डिवाइड। और इस तरह से जो ग्रोथ होगा बेटा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये कब तक क्यों होगा, तो नेचर में ऐसा ग्रोथ हमेशा होता है क्या, नहीं होता बेटा। तो देखो जब अरिथमेटिक ग्रोथ होंगी तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक लीनियर ग्रोथ कर्व मिलता है, लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में बेटा इस तरह से एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलता है, ग्रोथ हो रहा है, रुक रहा है, फिर हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इकोलॉजी में भी पढ़े होंगे बेटा। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा इकोलॉजी का कंसेप्ट है, थोड़ा सा प्लांट रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है, लिविंग वर्ड, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और यू आर रिपीटर स्टूडेंट, तो ये सब पढ़े हो आप लोग, तो आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ हम क्यों देख रहे हैं, तो प्लांट में कितना लेंथ में डेवलपमेंट हुआ उसको देखने के लिए बेटा हम अरिथमेटिक ग्रोथ को चेक करते हैं। ओके, तो 1 सेल बेटा कंटिन्यू टू डिवाइड हो रही है और 1 सेल जब मैच्योर होता है तो वो क्या कहला रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो सेल डिवीजन जो है इसको हम एक फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पे बेटा एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में जो डिवाइड हुआ, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, दूसरा वाला और मैच्योर हो रहा है, और प्लॉटिंग करेंगे तो और इसमें लीनियर ग्रोथ कर्व ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसा आएगा। तो ग्रोथ जो है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक जो हो रहा है, तो इसमें एक मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें तो L मींस लेंथ में होने वाला ग्रोथ, तो L पर्टिकुलर टी टाइम और L 0। तो यहाँ पे देखो L 0 मतलब इनिशियल, पहले कितना था, तो पहले इतना था, और टाइम को हम आगे करके जब हम देखेंगे तो फाइनल जो रहेगा L टी टाइम, तो कितना होगा, तो L एक लेंथ एट द टाइम ऑफ T एट लेंथ एट द टी टाइम ऑफ 0। ग्रोथ कितना हुआ R से रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर एक टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से लीनियर ग्रोथ कर्व यहाँ पे आपको मिलेगा। जियोमेट्रिक में बेटा देखो लैग फेज होता है, एक्सपोनेंशियल होता है और उसके बाद स्टेशनरी। क्यों, क्योंकि बेटा देखो वहाँ पे जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तो कैरिंग कैपेसिटी काम करता है। कैरिंग कैपेसिटी जानते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आज किसी की मैरिज में गए आप,
अब मैरिज में गए तो आपने ऑब्वियसली जब मैरिज वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे आपसे सामने वाला पूछता है कि कितने लोगों का खाना बनाना है। आपने कैटरिंग की है, कैटरर्स ने आपने ऑर्डर दिए कि एक काम करो 1000 पीपल आएंगे और इतने लोगों को हमने कार्ड दिए हैं, तो आप 1000 लोगों का जो है खाना जो है प्लेट्स सर्व करो। फिर बोले कि यदि 1000 लोग से ज़्यादा आ गए तो क्या करना है। ठीक है, तो मैं बोला अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा बहुत 1000 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बोले ठीक है, एक काम करते 1000 लोगों का मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, लेकिन 1000 के ऊपर मेरा कैपेसिटी जो है 1200 रहेगा, लेकिन 1500 लोग आ गए तो मैं नहीं दूंगा भैया, मैं 1200 लोगों तक के चला लूँगा, उसके ऊपर नहीं चलाऊँगा। तो ये इसका कैरिंग कैपेसिटी हो गया। तो अब हुआ ये कि आपने 1000 लोगों को बुलाया और 1500 लोग आ गए, तो उसने 1200 लोगों को तक के खाना दिया, बाकी लोगों को भूखे जाना पड़ा। तो ऐसे बेटा नेचर का अपना एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि एक लिमिट तक की ग्रोथ होगी, होती है और उसके बाद फिर ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि नेचर का भी अपना एक खुद का कैरिंग कैपेसिटी होता है। क्योंकि ग्रोथ देखो यहाँ पे जियोमेट्रिक हो रही है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है 2 + 2 + 2 + 2। तो इस तरह से ग्रोथ एरिथमेटिक होती है और ऐसा जो ग्रोथ होता है जियोमेट्रिक होती है। और ऐसा होगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। जब रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो ग्रोथ जो है बेटा एक टाइम पे जाने के बाद रुकती है। तो ओरिजिनल ग्रोथ कर्व जो है कुछ इस तरह से मिलता है, जो कि सिग्मोइड होता है, सिग्मॉइड, हाँ। कहलाता है जियोमेट्रिक। तो जो डॉटर सेल जो है कंटिन्यू टू डिवाइड अगेन, हर डॉटर सेल दोनों भी बेटा, वहाँ पे एक डिवाइड हो रहा था और एक मैच्योर हो रहा था, बट यहाँ पे दोनों भी डिवाइड हो रहा है। तो 1 से 2, फिर अगेन अगेन। ठीक है, तो इनिशियल में ग्रोथ बहुत स्लो होती है बेटा, लेकिन धीरे धीरे एकदम से बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। ठीक है, और फिर न्यूट्रिएंट का सप्लाई जब लिमिटेड होगा तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा और आगे चल के स्टेशनरी फेज पे पहुंच जाएगा। और जब हम इस पैरामीटर पे प्लॉट करते हैं ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, तो हमें सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलता है बेटा। ओके, यस। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसको हम एक्सप्रेस करें तो जनरली हम जो बायोमास या वेट जो है वो हम देखते हैं। तो ये वेट जो है बेटा फाइनल टाइम, और वेट ये इनिशियल टाइम कितना है, और ये हम आर जो है ग्रोथ रेट पर्टिकुलर टाइम पे, ई जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इस पे हम ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा है जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। ठीक, ये हम लोग देख चुके हैं। चलो अब ग्रोथ रेट को हम मेजर करना है तो दो तरीका है बेटा मेजर करने के लिए। एक होता है RGR, जिसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, और एक होता है AGR, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देखो ये एक लीफ है जो कि 5 सेंटीमीटर था, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर था, जिसका ग्रोथ हुआ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये एक लीफ है जिसका 50 सेंटीमीटर पहले से था, बट बाद में 5 और बढ़ा तो ये 55 हो गया, इसमें भी 5 और बढ़ा तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे हम दो तरीके से ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, RGR और AGR। ध्यान से समझेंगे क्या है ये। तो यहाँ पे देखो बेटा जो ग्रोथ यहाँ पे जो हुई है तो ये कैसे हुई। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है बेटा, पहले 5 था बाद में 10 हुआ, यहाँ पे 50 था बाद में 55 हुआ। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, AGR। AGR मतलब ये 5 से 10 हो गया, मीन 5 ही बढ़ा ना, ये 50 से 55 हुआ तो भी 5 ही बढ़ा, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट को हमको निकालना है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे टोटल डबल है, 100% ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। हाँ। कैसे, 5/5 मल्टीप्लाई 100, बट यहाँ पे क्या हुआ 5/50। समझे कितना ग्रोथ हुआ, पहले कितना था मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे ओनली 10% ही ग्रोथ होंगी, तो ये कहलाएगा रिलेटिव ग्रोथ। दोनों में देखो एब्सोल्यूट तो सेम है, लेकिन रिलेटिव हम देखेंगे तो डेटा ही चेंज हो गया। समझे,
तो यहाँ पे देखो आर जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट है, इसको हम मेजर करते हैं एबिलिटी जो प्लांट में कितना वहाँ पे मटेरियल प्रोड्यूस किया, और हम क्वांटिटेटिव कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो कंपैरिजन रहेगा यहाँ पे टोटल ग्रोथ कितना हुआ पर यूनिट टाइम पे, और रिलेटिव ग्रोथ में हम मेजर करते हैं बेटा एक पर यूनिट टाइम जिसको एक्सप्रेस करते हैं कॉमन बेसिस पे, इसमें इनिशियल एक पैरामीटर लेते हैं और उसके बेसिस पे टोटल कितना हुआ वो मेजर करते हैं। आई होप आपको आरजीआर और एजीआर सभी को समझ में आ गया होगा। Yes. ओके बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्लांट ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स है बेटा जो इसेंशियल होते हैं। वाटर चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्रेविटी, लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ये ग्रोथ की कंडीशन है, ये मिलेगा तो ही ग्रोथ होगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा। वाटर बेटा सेल के इनलार्जमेंट, सेल की टर्जिडिटी, हमने ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तब जाके ये एक्सटेंशन होगा। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है बेटा ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जो ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है। ऑक्सीजन बेटा ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस तक के जो हमने पढ़े थे, मेटाबॉलिक एनर्जी जो चाहिए उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा। टेम्परेचर प्लांट में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइमेटिक रेट के लिए चाहिए होता बेटा, ऑप्टिमम रहा तो ग्रोथ मैक्सिमम होगा, कम ज़्यादा होता टेम्परेचर तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। लाइट और ग्रेविटी बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए और अलग अलग टाइप के लिए चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है। अब कुछ हम यहाँ पे टर्म्स समझेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड क्या चीज बेटा, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन जो है ये हम लोग अब समझेंगे यहाँ पे क्या होता है ये। तो जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो कि यहाँ तक के सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर है, एवरीथिंग Yes, sir. ओके। हाँ. चलो वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। कंसेप्ट समझ लो पहले, फिर वापस से हम यहीं पे आएंगे और फिर स्लाइड को हम देखेंगे। तो कंसेप्ट में बेटा सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं बेटा कि प्लांट में रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम था, तो रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है इसमें क्या होता है बेटा, कैपेसिटी होती है इनकी सेल में कंटिन्यू टू डिवाइड, कंटिन्यू डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, जब ये सेल में डिवीजन लॉस्ट होता है तो ये सेल मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। मतलब एबिलिटी जो है लॉस्ट कर गया, यदि ये सेल लॉस्ट कर दिया क्या चीज, डिवीजन का एबिलिटी, ओके, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवीजन, तो ये होगा मैच्योरेशन इसमें और एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन, ओके। क्या कहेंगे बेटा इसे, डिफरेंशिएशन। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल डिवीजन लॉस्ट हो गया और डिफरेंशिएट हो गया, जैसे सेकेंडरी टिश्यू जो बनते हैं ना, परमानेंट टिश्यू, जैसे कॉलन कायमा, पेरेन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पढ़े हो आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी में, जाइलम पढ़े हो आपने, फ्लोएम पढ़े हो, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट, ये सारी चीजें जिसमें सेल डिवीजन बेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इस टर्म को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। अब आता है डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब जब सेल डिवीजन लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट होने के बाद रिगेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, रिगेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। तो जब रिगेन होती है कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन तो उसे क्या कहेंगे बेटा, डी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे इसे, डी डिफरेंशिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ देखे होंगे, है ना, कॉर्केम्बियम याद आ रहा है, फेलोजन याद है,
फैलोजन ये सेल्स है, इसने रिगेन कर लिया कैपेसिटी, तो ये सेल्स है, बाहर साइड और अंदर साइड ग्रोथ करेगा। तो एक तरफ ये कॉर्क बनाता है और एक तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। फॉर्म हो रहा है? आई Yes. डोंट नो आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़े, रिवाइज किए कि नहीं किए। यदि होगा तो आपको ये समझेगा, नहीं भी होगा तो भी आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो अब ये आगे चल के मैच्योर हो गया, तो पहले रिगेन किया था तो इसे क्या कहेंगे हम? डी डिफरेंशिएशन। लेकिन फिर से इसने अब लॉस्ट कर लिया अपना सेल डिवीजन का कैपेसिटी, तो अगेन लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, जिसे क्या कहेंगे? Redifferentiation. रीडिफरेंशिएशन। ये टर्म बेटा कई लोगों को ना कंफ्यूज करते हैं और याद नहीं होते हैं, और ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया, आपको ये याद रहेंगे अभी। डिफरेंशिएशन मींस लॉस द डिवीजन कैपेसिटी, डी डिफरेंशिएशन रिगेन द डिवीजन कैपेसिटी, और रीडिफरेंशिएशन अगेन लॉस्ट। चलो स्लाइड से समझते हैं क्या है यहाँ पर। तो अभी देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आप जो देख रहे हो, क्या चीज? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम या लिप प्राइमोर्डिया जो होता है, इसमें हमेशा डिवीजन होता है। लेकिन जब इसमें सेल डिवीजन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम या कैम्बियम जब डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म जो रहता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है। कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाएगा, जिससे ट्रैकेलरी एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, ये डेवलप होके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इलास्टिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिग्नोसेलुलोज, लिग्निन और सेलुलोज का वॉल वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है, डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये बेटा जब डिवीजन लॉस्ट किया और अपने एक स्पेशल फंक्शंस को जब वो परफॉर्म करता है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डिफरेंशिएशन, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस जो लिविंग सेल से डिफरेंशिएट होती है, अगेन रिगेन करती है कैपेसिटी टू डिवीजन, तो वो क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, जिससे इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जो डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, पैरेन्काइमस सेल से, तो ये क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। अब इससे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म होगा, कैम्बियम रिंग बनती है, याद है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट में हो रही है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ये न्यू सेल्स बनाती है अगेन, और अगेन द लॉस द कैपेसिटी टू सेल डिवीजन, अगेन मैच्योर होके परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शंस, जिसे कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है आपको? अल्टीमेटली सेल का डेथ हो जाता है। Yes, sir. प्लांट ग्रोथ जो है ओपन टाइप की होती है बेटा, जिसे हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं, और डिटर्मिनेट दोनों रहेगा। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। डिफरेंशिएशन जो है ओपन है, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि सेल टिश्यू ऑर्गन सेम मेरिस्टेम से आया है, डिफरेंशिएट हुआ है स्ट्रक्चर एंड मैच्योर हो गया है, और फाइनल स्ट्रक्चर मैच्योरिटी का जो रहेगा उसको हम डिटरमाइन कह सकते हैं लोकेशन ऑफ द सेल के बेस पर। जैसे एक सेल जो है, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होता है रूट कैप से पेरिफेरल एपिडर्मिस तक के, ठीक है। अब प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम देखेंगे। आपके एनसीईआरटी ने एक डायग्राम जो है वो दिया है डेवलपमेंट को लेकर के, वो हम समझते हैं। क्या कहा है? एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये डिवाइड हुई, उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर वो सेल डिफरेंशिएट होंगी, हो सकता है कि वापस से रिगेन द कैपेसिटी, या फिर वो अल्टीमेटली डेथ के तरफ जा रहा है। ये एक डायग्राम है स्लाइड में हमारे पास, वहीं से समझते जल्दी समझेगा। देखो बेटा एक मेरिस्टेमेटिक सेल थी, सबसे पहले उसका प्रोटोप्लाज्म ग्रो करेगा, ठीक है, एक्सपांसन होगा, इलोंगेशन होगा, उसमें कुछ सेल्स बेटा वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बन सकती है और अगेन कंटिन्यू टू डिवाइड, कुछ सेल्स बेटा डिफरेंशिएट होता है एंड मैच्योर हो जाता है और आगे चल के सेनेसेंस होके डेथ तक के चला जाता है। जायगोट 16 सेल एम्ब्रियो बना, हार्ट स्टेज बनता है और एक कंप्लीट प्लांट बनता है, मैच्योर होता है एंड डेथ तक के चला जाता है। जो जुवेनाइल से एडल्ट और एडल्ट से रिप्रोडक्टिव स्टेज तक के और फाइनली
पोस्ट रिप्रोडक्टिव तक के उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये कहलाता है बेटा प्लांट का डेवलपमेंट। एक प्रोसेस जिसमें ऑल चेंजेस जो आ रहा है बेटा उसकी साइकिल में, ऑर्गेनिज्म जो कि सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक के हुआ, सम ऑल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाता है प्लांट का डेवलपमेंट। समझा बेटा? और प्लांट में हमको ये दो चीज समझना था, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। प्लांट के डेवलपमेंट में बेटा एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है बेटा, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। कई लोगों को बेटा प्लास्टिसिटी क्या है ये समझता नहीं है, ध्यान से समझो बेटा प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक इन्वायरमेंट कंडीशन या डिफरेंट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो प्लांट में जो एबिलिटी होती है जो रिस्पॉन्स करने का, और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग प्लांट अपने अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है बेटा, वो कहलाता है प्लास्टिसिटी। जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे हेटेरोफिली। अब हेटेरोफिली जो है बेटा एक प्लांट के लाइफ की जो फेज है और प्लांट के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होता है वो हम देखेंगे। तो प्लांट की लाइफ फेज में देखो एक प्लांट है बेटा, ठीक है, इसमें जुवेनाइल फेज में इस प्लांट में लीफ कुछ ऐसी रहेगी और एडल्ट फेज में लीफ कुछ ऐसी रहेगी। कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर जो है इस प्लांट में बच्चे में लीफ अलग और एडल्ट हो जाता तो अलग रहता। तो ये फेजेस ऑफ लाइफ में हेटेरोफिली देखने को मिलती है। यही चीज हम बटरकप की बात करें तो प्लांट में टेरेस्ट्रियल हैबिट में देखो कुछ लीफ ऐसा रहता है, लेकिन पानी के अंदर लीफ रहेगा तो ऐसा रहता है। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हेटेरोफिली देखने को मिल रही है बेटा, समझे? तो ये कहलाता है बेटा प्लास्टिसिटी। तो प्लांट में कुछ इस तरह का डेवलपमेंट होता है, और ये सारे डेवलपमेंट इसमें कुछ फैक्टर्स है बेटा जो काम करते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंट्रिंसिक में बेटा कुछ जेनेटिक फैक्टर रहता है और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है जो प्लांट के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसके अलावा देखो बेटा प्लांट में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट कितना आ रहा है, टेम्परेचर कितना आ रहा है, उसको वाटर कितना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, और न्यूट्रिशन कितना है, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम समझेंगे PGR, प्लांट ग्रोथ हार्मोन अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसे फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ओके, हेलो, रिस्पॉन्स करो बेटा, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है? Yes. आपको याद होगा मैंने आपको एक बार कहा था कि प्लांट ग्रोथ हम अलग से पढ़ेंगे और हम एनसीईआरटी डेटा जो है उसको विद द हेल्प स्लाइड समझेंगे, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। याद आ रहा है? Yes. और ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज होगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कोई चीज़ छोड़ दी जाएंगी और आपका सिलेबस करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं. आप एनसीईआरटी उठाओ, एक एक लाइन कवर किया हूँ बेटा मैंने, एक एक हम्म। लाइन। ओके, Yes. ट्रांसपोर्ट का कल जहाँ तक हमने पढ़े थे वो आपने एनसीईआरटी रीड कर लिए बेटा? हाँ. सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से? Yes. वेरी गुड। चलो, कुछ डाउट तो नहीं है आपके? एक एक लाइन अच्छे से समझ गई आपको? क्योंकि मैंने कल थोड़ा सा फास्ट लिया था आप लोगों के लिए, मैंने कहा था पढ़ो और कुछ डाउट रहा तो मुझसे पूछो। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन हम देखेंगे। तो एक काम करो, एक ओवरव्यू आप एनसीईआरटी उठाओ, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट में जहाँ तक के पढ़ाया मैंने, एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बार ऐसे पेज पलट के देखो कुछ टर्म्स है क्या है जो पढ़ाया, क्योंकि अभी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए ना, तो आप जब देखोगे तो आपको चीज़ समझेगी कि सर ने यहाँ पे ये बताया। फिर बाद में आप पढ़ो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लो और जल्दी से एक बार देखो। तो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर अभी हम समझ रहे हैं बेटा, इसको भी हम लोग कंसेप्ट समझते पहले थोड़ा सा, और बाकी देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है इसमें आपको जो हार्मोन है, ठीक है, क्या चीज़, जो हार्मोन है या PGR, इनके स्पेशली फंक्शंस जो है ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आज हम ये सारे फंक्शंस क्या है, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझेंगे। एक बार याद लर्न करके देखिए। यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप इसे लर्न कर पाओगे। बट इसके लिए आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिए कि सर आई वांट ट्रिक, ठीक।
तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, देन आप वो लर्न कर पाओगे। समझ में आ गया बेटा? चलो Yes. देखते हैं अभी यहाँ पर। Yes. सबसे पहले यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यदि हम देखें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है इसमें, या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं बेटा। ठीक है, क्या चीज़? PGR, 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के मीन्स इसमें एक ऐसे जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, उससे कहते हैं ग्रोथ Promoting hormone. प्रमोटर। वेरी गुड। और एक दूसरे जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। तो एक ग्रोथ प्रमोटर आएगा और एक जो रहेगा ग्रोथ इनहिबिटर्स रहेंगे। ठीक है, तो अब ये ग्रोथ प्रमोटर जो है इसमें क्या क्या आ रहा है बताइए बेटा? एक आता है ऑक्सिन, पढ़ के आने के लिए कहा था मैंने, पढ़े नहीं? दूसरा गब्बर, Gibberellin. जिब्रेलिन। ऑक्सिन को ऑक्स बना लो आप, ऑक्स से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद Cytokinin. साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से आएंगे? Ethylene. एसिड यूरिक और Ethylene. इथाइलिन। Ethyl. ओके, तो पहले तो आपको इतने नेम्स टर्म्स याद रहना चाहिए कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है यदि हम देखें तो ऑक्सीजन को समझेंगे बेटा पहले। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, और उनके जो बेटे हैं फ्रांसिस, ये डार्विन है। ठीक है, तो डार्विन और उनके जो बेटे हैं उन्होंने सबसे पहले एक ग्रास, कौन सा ग्रास? कैनरी ग्रास। तो कैनरी ग्रास का एक टिप लिए, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जानते हो ना? कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा पढ़े हो ना एनाटॉमी? वेरी गुड। तो जो कोलियोप्टाइल टिप जो होता है वहां से इन्होंने क्या किए बेटा? एक हार्मोन को ऑब्जर्व किए जिसे कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, और इस पे इन्होंने उस ग्रास को ग्रो कराया। ग्रास को इन्होंने क्या किया? ग्रो कराया। और इस ग्रास को जो इन्होंने ग्रो कराया तो वो क्या किया? उन्होंने लाइट वहां पे इल्यूमिनेट किए, मीन्स फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं जिसे। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स लाइट के प्रेजेंस में जब उन्होंने उस ग्रास को ग्रो कराए तो देखे कि वो जो ग्रास जो होता है जिस साइड से लाइट इल्यूमिनेट की जा रही है वो ग्रास उस साइड पे बेंट हो जाता है, टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐसा ग्रोथ होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब फाइनली जब उन्होंने ऑब्जर्व किए तो उन्होंने देखे कि यहाँ पे जो टिप जो होता है इस टिप पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, और जिधर ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा है तो ये इस तरह से इधर साइड जाता है लाइट के अगेंस्ट, और इधर साइड जब ग्रो करता है प्लांट तो उसका इस साइड में ऐसा टर्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे देखे, और देखने के बाद जब ऑब्जर्व किए कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन जब ग्रो किया लाइट सोर्स जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, कंक्लूड किया कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल जो होता है वो बैंड हो गया एंटायर कोलियोप्टाइल। और साथ ही साथ एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया इस टिप से ऑक्सीजन को ओट सीडलिंग से। ओट सीडलिंग मीन्स एविना सेटाइवा एक प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एविना कर्वेचर टेस्ट जो है वो दिया। तो ये इन्होंने क्या किया बेटा? ये एक प्लांट जो था, इस प्लांट के जो टिप था इस टिप को उन्होंने कट कर दिए, काट दिया। ऐसा काटने के बाद उन्होंने एक अगार प्लेट लिया, और इस अगार प्लेट पे जब उन्होंने उसके कोलियोप्टाइल टिप को रखे तो ये जो ऑक्सीजन था वो अगार पे ग्रो कर गया। ओके, क्या हुआ? इस अगार पे ग्रो कर गया। अब ये अगार पे ग्रो किया तो अब इन्होंने क्या किया? जो प्लांट को इन्होंने कट किए थे, ठीक है, उसके बाद फिर जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखे तो उसमें ग्रोथ नहीं दिखी। लेकिन ये जो कट किया हुआ प्लांट पे जब उन्होंने फिर से उस अगार के पार्ट को यहाँ पे रखे तो फिर से प्लांट ग्रो किया। और यहाँ पे लाइट देख दिया था तो ये बेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे पहले लाइट दिया था तो बेंट हो गया, काटने के बाद बेंट हुआ क्या? नहीं। लेकिन फिर से जब अगार प्लेट को जब यहाँ रखा और लाइट दिया तो फिर से ऐसा झुक गया। ये देखो ये डायग्राम, ये पिक्चर्स में आपको समझ में आ रहा होगा।
पहले लाइट दिया, इल्यूमिनेट हुआ, काटने के बाद लाइट दिया, वो बेंट नहीं हुआ, फिर अगार प्लेट को रखा और फिर बेंट हो गया। और ऑक्सीजन सबसे पहले बेटा ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हो चुका था, लेकिन एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कोलेप्टाइल अप ओट सीडलिंग जो है एविना सेटाइवा प्लांट वहां से देखा। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ये कहाँ ग्रो कर रहा है बेटा? तो रूट और सूट एपिकल जो मेरिस्टेम जो होता है, ग्रोविंग एपिक्स ऑफ स्टेम रूट, वहां पे ग्रो करता है, देन माइग्रेट होता है जहां पे इसको एक्ट करना रहता है। तो जनरली देखना ऑक्सीजन जो है एपिकल डोमिनेंस शो करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब देखना क्या करता है, ये जो लेटरल स्टेम जो होता है ना, इसको ग्रो करने नहीं देता, सिर्फ टर्मिनल पार्ट को ही ग्रो करने देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का रोल है। ऑक्सीजन बेटा दो टाइप के होते हैं। बेटा माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? ऑक्सीजन बेटा दो टाइप के होते हैं। तो ऑक्सीजन यदि हम देखें तो एक तो यहां पे नेचुरल ऑक्सीजन होता है और एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। नेचुरल ऑक्सीजन में इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में नेप्थेलेमाइन एसिटिक एसिड और 2,4-D आता है। 2,4-D का नाम क्या है बेटा? डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये नाम याद रखना बेटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिए, पूछे नहीं जाते, बट मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा हूँ स्लाइड। ओके, फाइनली अब ऑक्सीजन के हम लोग फंक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम? ऑक्सीजन के फंक्शंस हम देखेंगे, क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे काम करता है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अभी देखिए बेटा, ये जो ऑक्सीजन जो है, क्या चीज़, ये जो ऑक्सीजन जो है यदि हम देखें तो पहली चीज तो क्या चीज, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। इनिशिएट करता है बेटा जब हमने प्लांट को कट किए किसी स्टेम को, तो उसमें बेटा ये जो कट किए टिप को, हमने टिप कट कर दिए, कट करने के बाद जब आपने प्रोपोगेशन किए किसी और पे, तो ये इनिशिएट करता है रूटिंग। ये देखो दिखाई दे रहा है इस तरह से। साथ ही साथ जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है बेटा। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले दो हार्मोन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ऑक्सीजन पर ही आते हैं। ठीक है, तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले दो हार्मोन, एक इथाइलिन है और ऑक्सीजन है। जनरली इथाइलिन जो हमने क्या देखे थे, इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर है या ग्रोथ इनहिबिटर है? इनहिबिटर। लेकिन ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में, ऑक्सीजन और इथाइलिन, याद रखना। साथ ही साथ ऑक्सीजन का अगेन एक और फंक्शन है, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। समय के पहले देखना, लीफ को ये झड़ने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, फ्रूट को भी समय के पहले गिरने नहीं देता, रोक के रखता है, पकड़ बनाए रखता है बेटा। ठीक है, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ। देखो बेटा, यदि लीफ नया है तो उसको गिरने नहीं देगा, और लीफ यदि बहुत पुराना हो गया तो उसको बोलेगा भैया तू जा, तेरा काम नहीं है, निकल जा। लीफ फॉल में हेल्प करता है। तो एब्सिशन का मीनिंग समझ में आ रहा है? यस। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बताइए? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है डेफिनेशन? विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। तो ये इंड्यूस करता है किसमें? स्पेशली टोमेटो में। इसका यूज हम हर्बिसाइड की तरह भी कर सकते हैं बेटा। किसका? स्पेशली 2,4-D का। कैसे बेटे? ये 2,4-D जो होता है ना, ये मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन डायकॉट प्लांट को अफेक्ट करता है। तो जो डायकॉट वीड्स जो ग्रो होते हैं ना, उसको किल कर देता है। इस तरह से हमारा मोनोकॉट प्लांट जो है काफी अच्छा ग्रो कर जाता है, और जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीजन के कुछ फंक्शंस हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक टर्म दिया बेटा एपाइकल डोमिनेंट। तो एपाइकल डोमिनेंट कौन करता है और कौन ओवरकम करता है? तो साइटोकाइनिन जो है बेटा एपाइकल डोमिनेंट को ओवरकम करता है। तो ऑक्सीजन का एंटागोनिस्टिक कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन। समझे? यस। जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक कौन सा हो गया? एब्सिसिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना। तो आप कंपैरिजन में जब हार्मोन के फंक्शंस को पढ़ोगे ना, तो आपको ये याद रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे।
मैंने कहा था कि आज ट्राई करना है कि आज के ही इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। वन शॉर्ट लेक्चर है आपका ये आज। तो ऑक्सीजन जो है बेटा, हायर प्लांट की हम बात करें तो उसमें जो अपाइकल बड है उसको इनिशिएट करता है, बट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड या एक्सिलरी बड उसको नहीं होने देता। तो देखो जैसे ये प्लांट है, इसमें इधर तो ग्रो करेगा, लेकिन ये जो लेटरल बड है ना, इसको ग्रो होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन का ग्रोथ हो रहा था, ये ऑक्सीजन जब ग्रो करके इधर जब जाएगा ना तो लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देगा। तो लेटरल बड कभी भी ग्रो नहीं होंगी, जो अपाइकल बड है वही ग्रो करेगा। यदि हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं तो फिर अपाइकल बड ग्रो कर जाती है बेटा। तो फिर हम बेटा जब डीकैपिटेशन कहते हैं इसको, रिमूवल ऑफ शूट टिप, देखो ये शूट टिप को रिमूव किया तो फिर साइड से जो ब्रांचेस है ये ग्रो कर जाएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जब साइड से हम को ग्रोथ चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो लेटरल बड का ग्रोथ हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन का यूज हम कब करते हैं? तो अप्लाई करते हैं हम टी प्लांटेशन और हैज मेकिंग में, ये डीकैपिटेशन। हैज मतलब वो झाड़ीदार पौधे होते हैं ना, और जहाँ हमको लीफ ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे टी की चाय की पत्ती जो हमें चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे फिर। तो ये था ऑक्सीजन। अब हम जिब्रेलिन्स को पढ़ेंगे। जिब्रेलिन जो है बेटा ये एसिडिक, जिब्रेलिक एसिड है, ये एसिडिक हार्मोन है। ई कुरोसावा सबसे पहले इन्होंने ट्रीट किया एक स्टेराइल फिल्ट्रेट, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, एक फंगस है बेटा जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, जो जनरली बाकाने डिसीज या फिर फूलिश सीडलिंग डिसीज जो है राइस में कॉज कर रहा था। कैसे कर रहा था मालूम है? देखो ये राइस का प्लांट इतना बड़ा और ये ऐसा मुरझा गया, ऐसा गिरते जा रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? ये कैसे हो रहा था? प्लांट ऐसा ग्रो कर रहा था और ये ऐसा इसके बैंड बज जा रही थी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? तो जब उन्होंने देखे हेल्दी राइस सीडलिंग में, तो रिजल्ट देखे कि कुछ सिम्टम्स उन्हें दिखे बाकाने डिसीज के। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया एक एक्टिव सब्सटेंस, तो आइडेंटिफाई किया उन्होंने जिब्रेलिक एसिड। आज तक के बेटा मोर देन 100 टाइप के जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड हो चुकी है, जिसका नाम GA1, GA2, GA3 के टर्म में रिस्पेक्ट किया गया है, जो फंजाई और हायर प्लांट में देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत कॉमन जो है जिब्रेलिक 3 है, टर्पिन्स का ये डेरिवेटिव है, टर्पिन्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। ज़्यादातर इसका है, इस पर स्टडी हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर राइस का इलोंगेशन हो रहा था और स्टंटिंग ऑफ राइस प्लांट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला, और फाइनली अब जिब्रेलिन के हम फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। तो पहली चीज़ तो इसका एंटागोनिस्टिक कौन सा होता है बेटा? एब्सिसिक एसिड, दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है, ये याद रखना है। फुल सेडलिंग जो डिसीज हो रही थी, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ को बढ़ाता है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये लेंथ जो है एक्सिस इस तरह से ग्रो करता है, इंक्रीज लेंथ। जैसे ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स का देखो ये छोटा सा स्टॉक था, इसने स्टॉक बढ़ा दिए तो ग्रेप्स बहुत सारे लगेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम ग्रेप्स के प्लांट में हम स्प्रे करते हैं तो उसका स्टॉक बढ़ता है, तो ग्रेप्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप देखो ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है एप्पल। तो एप्पल के प्रॉपर शेप जो है ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो फ्रूट्स का जो शेप होता है उसको इंप्रूव करता है, इलोंगेटेड कर देगा। सेनेसेंस को ये डिले करता है। सेनेसेंस मतलब क्या होता है बेटा? बताओ। ओल्ड एज, बुढ़ापा, बुढ़ापा। उसको रोकता है ये, है ना। जैसे सो द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, समझे? मतलब यदि मान लो कोई फ्रूट्स ट्री से टूट गया है तो उसको मार्केट तक के लाने तक के उसको बनाए रखेगा ना ये, नहीं तो इथाइलिन बड़ा डेंजर है वो। जैसे कस्टर्ड एप्पल है, एक कस्टर्ड एप्पल यदि वहां पे पक गया, राइपेंड हो गया, तो उसके साथ सारे के सारे गए काम से, है ना। और मार्केट में हमको उसको लेके आना है तो फिर तो काम ही लग जाएगा उसका। तो इसलिए बेटा उस टाइम पे हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे। तो जिब्रेलिक एसिड जो है डिले करता है सेनेसेंस को, और सबसे ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड 3 यूज होता है बेटा स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। माल्टिंग समझता क्या होता है? बताओ बेटा, कोई भी माल्टिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। बोलो।
Fermentation. वेरी गुड बेटा, फर्मेंटेशन। ठीक है, एक्चुअली पल्प बनाया जाता है, जैसे लुगदी होती ना, जैसे पेपर को पानी में भिगो के रखो और उसके बाद उसका पल्प जो बन जाता है, ऐसे लुगदी, उसको माल्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको फर्मेंटेट किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्री में, तो उसके लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है। अपने आप तो होगा नहीं, जैसे हम बार्ली जो ग्रेन्स वगैरह हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे माल्टिंग का यूज किया जाता है। फंक्शंस देख लेते हैं जिब्रेलिक एसिड के। तो देखो बेटा, शुगर केन जो होता है उसके हमको स्टेम जो है, अब ये छोटा सा था, हमको ऐसा तगड़ा और बड़ा स्टेम चाहिए। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जो है बेटा लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज करता है बेटा। ठीक है, यील्ड जिसकी वजह से 20 टन्स पर एकड़ में काफ़ी अच्छा मिल जाता है शुगर केन का। ओके, एक जो जुवेनाइल कोनिफर्स होते हैं ना बेटा, ये देखो ये, तो इसमें जिब्रेलिक एसिड क्या करता है मालूम है, जो बच्चा प्लांट होता है ना उसको जल्दी से मैच्योर कर देता है, और जो मैच्योर प्लांट है उसको बूढ़े होने भी नहीं देता, मतलब मैच्योर बनाए रखता है। ठीक है, तो बेबी प्लांट को मैच्योर और सेनेसेंस प्लांट को भी लंबे टाइम तक के मैच्योर रखता है ये। ठीक है, बूढ़े होने से भी बचाता है और बच्चों को जल्दी मैच्योर कर देता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन। बोल्टिंग, बोल्टिंग समझता है क्या होता है? नहीं मालूम। बोल्टिंग मतलब फ्लावरिंग होने के जस्ट पहले ये क्या करता है, देखो इंटरनोड इलोंगेशन करता है। इंटरनोड इलोंगेशन मतलब देखो, जैसे कि जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है वो नोड कहलाता है, और लीफ के बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, इंटरनोड। अब जैसे शुगर केन है, शुगर केन में आप देखना इसका ये छोटा सा था इंटरनोड, तो इसको इलोंगेटेड कर दिया। यदि मान लो इसमें फ्लावरिंग आ जाती थी, ठीक है, जैसे ये बीट और कैबेज आप देखो, समझे, दिख रहा है, तो ये रोजेट हैबिट इसमें देखने को मिलेगी, वहीं पे इस तरह से सारी लीफ और फ्लावरिंग देखने को मिलेगी ऐसा। यदि ये ऐसा बड़ा हो गया तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता, समझे। तो इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रियोर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज और मेनी प्लांट विथ रोजेट हैबिट। समझा क्या होता है बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आया? नहीं। हेलो? नहीं। नहीं, नंदनी को नहीं समझा। देखो बेटा, जैसे कि बीट और कैबेज जो प्लांट होता है ना, उसमें जैसे एक ही जगह से बहुत सारी ऐसे लीफ उसमें ओरिजिनेट हो जाती है, ऐसे हो गई। तो उसने क्या किया बेटा, ये जो इंटरनोड है उसको ऐसा बड़ा नहीं होने दिया, उसके पहले उसमें लीफ तो ओरिजिनेट हो गई, तो एक ही जगह पे लीफ ओरिजिनेट होती है, तो ऐसे रोजेट हैबिट उसमें आ जाती है, उसे बोल्टिंग कहते हैं। यदि मान लो ये इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाते थे तो उसमें लीफ ही नहीं आती थी, फ्लावर ही नहीं आते थे, तो फ्लावर हमारे कोई काम का नहीं रहता था। तो हमको जैसे जिसके मतलब जैसे वेजिटेबल्स है ना, उसके हमको जैसे कैबेज चाहिए हमको, ठीक है, मान लो ये कैबेज ये अंदर ही अंदर ऐसे ये ऐसे पत्तियां बन रही है, ऐसे कैबेज है ना। कैबेज मतलब क्या है, जो गोभी है, पत्ता गोभी बोलते हैं ना हम, तो उसके पत्ते हम खाते हैं, समझे। तो यदि मान लो इसमें ये ऐसा, ये इंटरनोड इलोंगेशन हो गया, ये ऐसा, तो ये कोई काम का है क्या, ये आप इसको खाते हो कि ये वाले खाते हो? ये वाला खाते हो। ये पत्ते को तो आप फेंक देते हो ना, ये तो कोई काम के नहीं है। उसमें ये उससे बोल्टिंग कहते हैं बेटा, रोजेड हैबिट बोलते हैं इसको, ये इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइटोकाइनिन। एफ स्कूग और उनके जो साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने एक इंटरनोडल सेगमेंट जो था टोबैको के स्टेम का, ठीक है, मतलब एक टोबैको का प्लांट था, उसका छोटा सा पार्ट को कट किए जिसको एक्सप्लांट कहते हैं, उसको एक स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया। जब ग्रो कराया स्पेशल टाइप में के न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो जब ये ग्रो किया तो उसको कैलस कहेंगे, मासेस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कैलस। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, प्रॉपर सप्लीमेंट दिया, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से क्या चीज़ बेटा ऑब्जर्व किया, एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, कहाँ से, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, यहाँ से मिला है। तो स्कूग और मिलर ने आइडेंटिफाई किया एंड क्रिस्टलाइज किया एक एक्टिव सब्सटेंस जिसका टर्म उन्होंने दिया, क्या चीज, काइनेटीन। ठीक है, और ये जो काइनेटीन था ये किसका डेरिवेटिव है बेटा, एक मॉडिफाइड प्यूरिन है,
मॉडिफाइड एडेनिन का डेरिवेटिव जिसे क्या कहते हैं, एन परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो आइसोलेट किया है एक फीस है जिसका नाम है हेरिंग, उसका स्पर्म के डीएनए से इसको आइसोलेट किया गया है। और ये बेटा हमारे नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता। प्लांट में जो मिलता है वो है जिएटिन। कौन सा है? जिएटिन। ठीक है, जो भी कॉर्न कर्नेल्स जो होता है ना और कोकोनट मिल्क वहां पे देखने को मिलता है बेटा नेचुरल सब्सटेंस साइटोकाइनिन। और ये एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है बेटा जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और नेचुरल साइटोकाइनिन जो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे रूट एपिसेस, शूट का बर्ड, यंग फ्रूट्स, वहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं साइटोकाइनिन के क्या है। तो पहली चीज तो ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल डिवीजन पढ़े होंगे आपने। हाँ। कैरियोकाइनेसिस होता है एक साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हेल्प करता है। साथ ही साथ न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट में लीफ में यदि फॉर्म करना है, लेटरल शूट का ग्रोथ करना है, एडवेंटेशियस शूट का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करता है। अपाइकल डोमिनेंट को ओवरकम करता है। अपाइकल डोमिनेंट मतलब यदि ऑक्सीजन है तो लेटरल ग्रोथ नहीं होने देता है, लेकिन यदि साइटोकाइनिन रहा तो लेटरल ग्रोथ देखो कितने अच्छे से हो रही है। लेटरल बड का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनिन से। और साथ ही साथ ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जैसे कोई लीफ जो है वो फॉल होने वाली है या डेड हो गई है, उसका ये खत्म हो गया, तो इसके जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यू लीफ तक के पहुंचाने में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। समझे? फंक्शन समझ लो, सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगा। इथाइलिन आ गया, अब साइटोकाइनिन समझ में आ गया। हाँ। चलो तो इथाइलिन को देख लेते हैं क्या है। इथाइलिन में देखो बेटा, एक बनाना पका तो उसके साथ सारे बनाना पक जाएंगे, देखे थे ना हमने। ये एक्चुअली हार्मोन है। तो इन्होंने क्या किए थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे कजिन्स, उन्होंने एक ऑरेंज जो है, ऑरेंज से एक वोलेटाइल कंपोनेंट सिक्रेट हो रहा था, और एक ऑरेंज पका तो उसके साथ सारे के सारे, या जो पका हुआ ऑरेंज है जब उसको बनाने के साथ स्टोर किया ना तो सारे के सारे बनाना पक गए। ठीक है, तो इथाइलिन जो है एक गैसियस पीजीआर है। लार्ज अमाउंट में टिश्यू जो सेनेसेंस होता है या राइपनिंग फ्रूट वहां पे ग्रो करता है। एक मैंगो पका तो सारे मैंगो पक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ये आइसोलेट हुआ। नेचुरली जो है, जो अक्कर होता है इथोफेन के नाम पे आज मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होता है सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपाइकल हुक फॉर्मेशन, डायकोट सीडलिंग, इसमें इसका यूज किया जाता है। ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट को, ऑर्गन स्पेशली लीफ और फ्लावर। ठीक है, जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी एब्सिशन होता है, तो ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रोथ रोक रहा है। ठीक है, ये फ्रूट की रैपनिंग को इन्हांस करता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। रेस्पिरेशन रेट जो होता है ना बेटा ड्यूरिंग द फ्रूट रैपनिंग, ये बढ़ा देता है। सीड की डॉर्मेंसी जो होता है, बड की डॉर्मेंसी उसको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है बेटा। ठीक है, यदि सीड ऐसे कड़क हो गया ना तो उसको तोड़ेगा तभी तो जर्मिनेट हो पाएगा, तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, देखो ये पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग जो हो रही है, ये जिससे न्यू पोटैटो प्लांट जो है ग्रो कर जाएगा, उसमें हेल्प करता है। ये पिक्चर्स में ऐसे ही नहीं लाया हूँ बेटा, ये पिक्चर्स आप देखोगे और इधर थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझे? आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए। लेक्चर अपलोड करना है डेली, मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए होगा तो मैं रिकॉर्डिंग डेली प्रोवाइड करूंगा फिर। हाँ। नीड है रिकॉर्डिंग का? ठीक है, तो मैं इसके पहले की भी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हो। आज का ये रिकॉर्डिंग मैं आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। आपके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स करके बैच बनाया हूँ बेटा। ठीक है, आगे मैं रिपीटर भी दे दूंगा वहाँ पर। तो उस एक प्लेलिस्ट है बेटा यूट्यूब पे, वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यदि पोस्ट नहीं किया मैंने तो। ठीक है, बाय चांस नहीं मिलते तो जो रिसेंट वीडियो अपलोड का पोर्शन होता है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैं जनरली अनलिस्टेड रखा हूँ आप लोगों के लेक्चर्स, पोस्टेड नहीं किया हूँ मैंने। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूट की ग्रोथ, रूट हेयर का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रमोट कर रहा है। जो एब्जॉर्प्शन होता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स बढ़ेंगे तभी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो इसमें हेल्प करता है।
यूज इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट रेट इन पाइनएप्पल। देखो ये पाइनएप्पल में, ठीक है, हेल्प करता है, फ्लावरिंग ऑफ मैंगो में हेल्प करता है, और जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है। इथोफेन नाम से बेटा मार्केट में मिलता है, ये देखो ये डब्बा है वैसे, बट ये इस तरह से ब्रांड आता है। जैसे टोमेटो की हम बात करें ना, तो इथोफेन एक एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। इजीली प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट में इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली जो है इथाइलिन रिलीज होगा, तो फ्रूट्स की राइपनिंग जो है, जैसे टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, हेल्प करता है। एक्सेलरेट करता है एब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। थाइनिन करता है कॉटन को, चेरी और वॉलनट में। प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को इन कुकुम्बर, ठीक है। देखो ऑक्सिन जो होता है फ्लावर में मेल फ्लावर को बढ़ाता है, बट ये इथाइलिन ऐसा कौन सा फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर की ग्रोथ को बढ़ा देता है, तो वो है इथाइलिन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखोगे बेटा। तो फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, वो भी किसमें, कुकुम्बर में, जिससे उसका ईल्ड जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ये था इथाइलिन। Yes. एसिटिक एसिड देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग द मिड 1960 एक रिपोर्टेड किया बेटा एक इनहिबिटर जो एप्सिसिन के नाम से जाना जाता है या डॉर्मिन के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल नाम एप्सिसिक एसिड है। ये कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव होता है। ये एप्सिसिन और डॉर्मेंसी जो है इसको रेगुलेट करता है। अब ये कैसे कर रहा है, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो ये इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। जर्मिनेशन जो सीड है, देखो सीड जर्मिनेशन को कौन प्रमोट कर रहा था, Ethylene. इथाइलिन। तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कौन कर रहा है, Abscisic acid. एब्सिसिक एसिड। तो ये इस टर्म में एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए, तो ये याद रखना बेटा। स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प करता है ये। टॉलरेंस जो होता है ना प्लांट में, जैसे इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल सीड के डेवलपमेंट में करता है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, तो सीड का डेवलपमेंट मैच्योरेशन भी होगा। ओके, तो सीड डॉर्मेंसी जो है ए बी हेल्प करता है। डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, और अनफेवरेबल जो फैक्टर्स होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। आगे इंटरेक्शन जो पीजीआर का जो होता है, तो अब ये कैसे होता है देखो। तो अभी यहाँ पे पीजीआर यदि हम देखें तो जनरली बेटा सिनर्जेटिक्स होते हैं, मतलब जैसे एक एनर्जेटिक तरह काम करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, एंटागोनिस्टिक भी होते हैं, तो इस तरह का रोल प्ले करते हैं। पीजीआर जो बेटा डॉर्मेंसी को अफेक्ट करता है, जैसे सीड और बड में, एप्सिसन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नेलाइजेशन, अपाइकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉज एबीए जो है ये एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड का। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने ये जो टर्म पढ़े, तो अभी हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया कि प्लांट की जो ग्रोथ है, जो एक्शन होता है पीजीआर का, एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो उसका जेनेटिक कंट्रोल होता है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक कंट्रोल जिसमें लाइट और टेम्परेचर का भी रोल होता है। तो पीजीआर जो है बेटा ये जनरली वैसे देखा जाए तो इंट्रिंसिक तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा लाइट और टेम्परेचर के इफेक्ट से भी यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नेलाइजेशन और फोटोपेरियोडिज्म। तो अब हम लोग यहाँ पे लाइट और टेम्परेचर का रोल क्या होता है फ्लावरिंग के लिए, ये हम देखेंगे अभी। ओके, तो ये देखो सबसे पहले लाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो फोटोपेरियोडिज्म का यदि हम टर्म्स देखें तो यहाँ पे लाइट के रिस्पेक्ट में बेटा प्लांट जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा लाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट को लाइट कम चाहिए। मतलब इसके लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। तो हो सकता है कि जो लॉन्ग डे प्लांट है इनको यदि हर दिन का 12 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा का लाइट मिला तो ही फ्लावरिंग आएगी, उससे कम लाइट मिला तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। बट शॉर्ट डे प्लांट को सिर्फ 8 घंटे का ही लाइट चाहिए, उससे ज़्यादा मिला तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, कम मिलेगा तो ही आएंगे। और डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे होते हैं जिसको एवरग्रीन है, कुछ भी दे दो सब चलता है, ठीक है। तो लॉन्ग डे को लॉन्ग टाइम लाइट चाहिए, शॉर्ट डे को कम टाइम लाइट चाहिए, और डे न्यूट्रल को कभी भी कुछ भी चलता है। तो ये ऐसा यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एक बार। ओके, कुछ डाउट रहा तो पूछेंगे। एक यहाँ पे कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ क्या है यहाँ पर। तो अभी देखिए बेटा ये शॉर्ट डे प्लांट है, ज़्यादा देर लाइट दी गई है, इधर देखो फ्लावरिंग नहीं आया, ठीक है। बट ये लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट लाइट है, फ्लावरिंग आ गया। शॉर्ट लाइट है, शॉर्ट डार्क पीरियड 8 घंटे और 16 आवर्स। तो ये लाइट का किस तरह से इंटरप्शन हो रहा है ये यहाँ पर बताया हुआ है। और लास्ट एक टॉपिक आता है वर्नेलाइजेशन।
तो वर्नलाइजेशन की यदि हम बात करें बेटा तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे जो बाइनियल प्लांट है ना, एक सीजन में ग्रो करते हैं, फिर उसको कोल्ड, विंटर आता है तो उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, फिर दूसरे सीजन में फ्लावरिंग आती है। तो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट से यदि हम इसको यहीं पे कोल्ड ट्रीटमेंट दे देना तो इसी सीजन में फ्लावरिंग आ जाएगी, तो उसके लिए वर्नलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो इससे एडवांटेज क्या है, तो ये जो बेटा जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो होता है ना, जो लंबा जाता है, उसको हम रोक सकते हैं और कम टाइम में भी हम उसको प्लांट को मैच्योर करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो कुछ प्लांट है बेटा, जैसे वीट, बार्ली, राई, इसकी वैरायटी है, स्प्रिंग और विंटर वैरायटी होती है। तो स्प्रिंग वैरायटी में नॉर्मली प्लांटेड होता है स्प्रिंग में, और फ्लावर जो प्रोड्यूस यदि करना है हमको बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, तो हम ला सकते हैं। और विंटर वैरायटी में क्या होता है, जो प्लांटेड स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, इनको यदि हमने ग्रो किए तो ये फेल फ्लावर टू प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विथ स्पेम ऑफ फ्लावरिंग सीजन। तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, ऑटम में प्लांटेड करते हैं, फिर जर्मिनेट होता है विंटर में, और फिर स्मॉल सीडलिंग जो है रिज्यूम करते हैं आगे के इसमें। तो इसमें देखो बेस्ट वे यही है कि ये जो प्लांट है, इन प्लांट में यदि एक सीजन में हमने ग्रो करा के उसी सीजन में फ्लावरिंग और सीडलिंग चाहिए, तो उसके लिए हम वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट देते हैं बेटा। और यही वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट है। उतना थ्योरी में क्या दिया है, मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो बाइनियल प्लांट जो है, मोनोकार्पिक प्लांट, नॉर्मली फ्लावर देते हैं और इनका डेथ हो जाता है। तो अब मुझे बताओ, अब ये प्लांट जो है ये मोनोकार्पिक है और एक सीजन में ग्रो करा के दूसरे सीजन में इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, तो इससे हमको कोई फायदा हुआ क्या? नहीं, हमारा ये जो लैंड है ये फालतू एंगेज हो गया। तो हम वहाँ पे वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दे दिए तो एक ही सीजन में हमको उसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, तो लैंड जो उसमें हम दूसरे सीजन की दूसरी क्रॉप को हम लगा सकते हैं। समझे, ये इसका बेनिफिट है। और हाँ फाइनली सर। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, समझा? यस। तो आज बढ़िया से चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लूंगा, मैं आपको क्वेश्चन असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? और कुछ डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्लास में लूंगा बेटा, तो फिर हमारे थ्योरी जो है वो नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में असाइनमेंट के टर्म में दूंगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेटर ये है कि आप लोग फिंगर टिप सॉल्व करेंगे, यही सबसे बेस्ट है। ये सारा हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है? बाकी वैसे भी मैं आपका टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, और उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिंगर टिप पढ़िए पहले और एनसीईआरटी पढ़िए, इतना भी आपने पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है बेटा, 10 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ लोगे ना, तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो एंड करता हूँ आज का लेक्चर, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। यस। नहीं हो पाई तो मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर देना, आपको मिल जाएगी। हाँ। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।